and that is probability. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है इस टॉपिक के अंदर क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये। बाकी मैं ट्राई करूंगा चीजों को सिंप्लीफाई करने का काफी। ठीक है, समझना थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है ये। स्टार्टिंग पोर्शन थोड़ा रिलेटेड है विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाद में इसके अपने प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर स्टार्टिंग क्वेश्चंस इंडेफिनिट से रिलेटेड होते हैं, फिर उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, वैसे ही इसके अंदर है। तो ट्राई करना आज लेक्चर के बाद में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बार पूरा रिवीजन कर लेना, तो इस चैप्टर में तुम्हें वो हेल्प करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली लाइक नंबर ऑफ चांसेस। जैसे सपोज करो कोई एग्जांपल समझते हैं ना, इसको पी ऑफ ए से शो करते हो आप। लेट्स से पी ऑफ ए है 0.75, इसका मीनिंग ये है कि इसके सक्सेस के जो चांसेस है दे आर 75% chances of success. So basically this is the measurement of certainty और uncertainty. ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी चीज है उसके चांसेस 100% से ज्यादा नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली probability for any number will be greater than equal to 0 or less than equal to 1, यानी probability belongs to 0 to 1। ये इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट इतना सा पॉइंट। कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर में। सपोज करो कोई भी इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया ऐसा कुछ 2p-3, आपको ऑप्शंस में इंटरवल दिखते हैं, तो यही करते हैं वहां पे। सपोज करो कोई इवेंट है ए जिसका प्रोबेबिलिटी निकल के आया है 2p-3, तो ये प्रोबेबिलिटी हुआ किस इंटरवल में? 0 to 1, और फिर आप वहां से फिर p की वैल्यूज फाइंड करोगे। ठीक है, लाइक एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is let's say 2a-3, find all possible values of a। क्या आंसर है बोलो? 3/2 to 2। So 2a-3 greater than equal to 0 less than equal to 1, 3 add 2 divide, तो ये हो गया 4, this is 3, this is 2a, अभी डिवाइड करोगे with 2, so a belongs to 3/2 to 2। हाँ, 3/2 to 2 करेक्ट है। एक पॉइंट और, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है सपोज करो 0, यानी इसके हैं 0% चांसेस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है लेट्स से 1, तो इसका मीनिंग हो गया 100% चांसेस। बाकी प्रोबेबिलिटी आपको ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ मिलता है। क्लियर? 0% चांसेस यानी 0% चांसेस ऑफ अकरेंस, यहाँ पे 100% चांसेस ऑफ अकरेंस। अकरेंस क्या? कोई भी इवेंट के अकर होने को मैं अकरेंस बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0, इसका मतलब वो इवेंट कभी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1, यानी कि वो इवेंट 100% होगा। किसी के पास होने का प्रोबेबिलिटी है 0, मतलब वो कभी पास नहीं होने वाला है। सपोज करो किसी के फेल होने का प्रोबेबिलिटी है 1, फेल होने का प्रोबेबिलिटी है 1, यानी वो 100% फेल होगा, 0% चांसेस है उसके पास होने के। ठीक है, सपोज करो किसी का प्रोबेबिलिटी है पास होने का लेट्स से 50% या फिर 1/2, इसका मतलब 50% चांसेस है कि वो फेल होगा, और 50% पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो फेल भी हो सकता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर कुछ सिंपल से डेफिनेशंस वगैरह हैं, बेसिकली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, काफी सिंपल है, समझते जाना। ठीक है, सो फर्स्ट डेफिनेशन इज लाइक दिस, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा कोई बहुत स्पेशल डेफिनेशंस नहीं है कि इनका कुछ यूज होने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चंस में मिलते हैं आपको वर्ड्स। सो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज जस्ट लाइक एन एक्टिविटी। सपोज करो आप एक कॉइन को टॉस करते हो, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। एक डाइस को थ्रो करते हैं,
ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। सपोज करो 2 नंबर सेलेक्ट करते हो आप, selecting 2 natural numbers from 1 to 100, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो बेसिकली कोई भी एक्टिविटी है, दो लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो कोई भी एक्टिविटी है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटी है उसके रिजल्ट्स हम लोगों को पता होता है पहले से। जैसे कॉइन को टॉस करते हो तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं पता होता, पता होता है या तो आएगा हेड या फिर टेल। डाइस को थ्रो करते हैं तो भी रिजल्ट्स ऑलरेडी पता होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 to 100 तक 2 नेचुरल नंबर आप सेलेक्ट करते हो तो भी रिजल्ट पता होते हैं, या तो 1 2 आएगा या 1 3 आएगा या 1900 आएगा, ऐसा कुछ। ये क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को? सर हाँ हाँ, सो रिजल्ट्स आर ऑलरेडी नॉन टू अस। ठीक है, तो ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकंड पॉइंट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये भी कोई बहुत ज्यादा स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। सैंपल स्पेस इज बेसिकली कलेक्शन बोल सकते हो या सेट बोल सकते हो ऑफ ऑल द प्रीवियसली नॉन आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ये जो पॉइंट नंबर 1 लिखा था हम लोगों ने, जिसमें हम कोई भी एक्टिविटी डिफाइन कर रहे हो आप, उसके जो रिजल्ट्स हैं उन सबका जो सेट है, उस सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? सैंपल स्पेस। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, इसके अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बोलो? 2। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। थ्रोइंग अ डाइस, इसके अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस में 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 6 करेक्ट है। सेलेक्टिंग 2 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, इसके अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स 100 सी। 2। समझ गए? हाँ 10 2 आंसर इज हेडेड -1/2, यानी कि 199/2। ये हो गया 50 into 99, यानी कि 50। 4950। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ओके डन। तो ये होता है सैंपल स्पेस। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग डिफाइन करते हैं इवेंट। ठीक है, इवेंट इज बेसिकली ये बोल सकते हैं हम लोग सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। बेसिकली जो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, वो इवेंट का फाइंड करते हैं। इवेंट का मीनिंग क्या है, एग्जांपल समझना। जैसे थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, ये तो कंप्लीटली एक हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ ठीक है। इसमें गेटिंग एन इवन नंबर, ये हो गया एक पर्टिकुलर इवेंट। अंडरस्टूड? लेट्स से इसको मैं बोल देता हूं ए। तो आप जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो वो इवेंट की फाइंड करते हो, इवेंट क्वेश्चन में गिवन होता है आपको। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आना चाहिए? 50%। हाँ, 3 नंबर्स, टोटल नंबर 6 फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, या फिर सॉरी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स है 3 2 4 6, टोटल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 या फिर 50%। तो ये इवेंट का मीनिंग क्लियर हो गया ना? हाँ जैसे आप सपोज करो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो कि ऑड नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3 और 6, तब प्रोबेबिलिटी आएगा 2/6। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि सपोज करो आप 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन्स को टॉस करना, क्वेश्चन ही बना लेते हैं, काम करते हैं।
क्योंकि थोड़ा तो आता ही है हम लोग को प्रोबेबिलिटी। टॉसिंग 3 कॉइन्स, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे टोटल बोलो? 8। हर किसी कॉइन को फिल करने के हैं 2 मेथड्स, टोटल 8 आउटकम्स। करेक्ट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब मैं इवेंट डिफाइन कर रहा हूं ऑफ गेटिंग मिनिमम 2 हेड्स। तो ये हो गया इवेंट, ठीक है। गेटिंग मिनिमम 2 हेड्स, दिस इज इवेंट। टॉसिंग 3 कॉइन्स, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसमें काफी सारे आउटकम्स पॉसिबल हैं, वो सब आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर। सो कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, ठीक है। इसको फिल करने के 2 मेथड्स, इसको फिल करने के भी टोटल 2 मेथड्स, इसको फिल करने के भी 2 मेथड्स। तीनों एक्टिविटी एक साथ हो रहे हैं, आप करोगे इनको मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड में आने वाला है 8। ओके। इन न्यूमरेटर फेवरेबल आउटकम्स कितने पॉसिबल है? 4 करेक्ट है, 4 आउटकम्स पॉसिबल है। हो सकता है यहाँ पे हेडेड आया हो, दिस हेडेड आया हो, दिस हेडेड आया हो। मिनिमम 2 हेड्स का मतलब एग्जैक्टली 2 हेड, 1 टेल, या फिर all सभी 3 heads। हाँ। तो ये इवेंट्स होते हैं, मतलब ये इवेंट्स क्या होता है, बेसिकली ये इवेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम्स आते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो ये था, इसके अकॉर्डिंग टोटल आउटकम्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। आएंगे उस पॉइंट पे, प्रोबेबिलिटी पे भी आएंगे, पहले ही थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं। तो ये हो गया 4/8, यानी फाइनल आंसर इज 1/2 half 1/2। तो बेसिकली दिस है इवेंट एंड दिस है रैंडम experiment। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं होता है ना। तो ये जस्ट क्वेश्चंस में यूज होती हैं चीजें, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग शो करते हैं पी ए बार, ठीक है। जैसे P ऑफ A is occurrence of event A, वैसे ही P A बार is नॉन occurrence of event A। 100% इन दोनों का समेशन कितना आना चाहिए? 1। 1 अभी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लाइक ए अकरेंस, अकरेंस का कॉम्प्लीमेंट हो गया नॉन अकरेंस, और नॉन अकरेंस का कॉम्प्लीमेंट हो गया occurrence। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे शो कर देते हैं ए बार से। सो पी ए बार इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये सपोज करो 100 इवेंट्स है, कहीं पे क्वेश्चन था कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ केसेस या फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। टोटल 100 इवेंट्स हैं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम 2 इवेंट्स। तो तुम्हें बहुत सारे केसेस काउंट करने पड़ेंगे, 2 इवेंट, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, लास्ट में 100। इससे अच्छा हम लोग ये कर लेते हैं 1 माइनस नो इवेंट, या फिर एग्जैक्टली 1 event। हाँ, वो इजी हो जाता है। फिर नो इवेंट 100C 0, एग्जैक्टली 1 इवेंट 100C 1, या फिर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कंपाउंड इवेंट। ये भी काफी सिंपल सा पॉइंट है। कंपाउंड इवेंट को शो करते हो आप लाइक दिस। अगेन इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे तो काफी इजी रहता है ये फील करने में।
ठीक है, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? जैसे सपोज करो कि इवेंट ए है, लेट्स से दिस इवन नंबर, या फिर पहले एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर देते हैं, throwing a dice. Event A is even number, event B is multiple of 3. ओके, तो इसमें A का अपना प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है बोलो? 1/2. 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/6. 1/2/6 यानी 1/3। 3 और 6 दोनों पॉसिबल है मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर। एंड नेक्स्ट वन इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मीनिंग ये होता है कि A और B ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अ नंबर विच इज इवन एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 3 क्या पॉसिबल है? 1/6. 6. के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा दैट इज 1/6। तो ये होता है कंपाउंड इवेंट, जहाँ पे दोनों एक्टिविटी डिफाइन हो रहे होते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम के अंदर सपोज करो ये है इवेंट ए, दिस है इवेंट बी, और इन दोनों का कुछ तो पार्ट कॉमन है, तो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। सपोज करो ए होता इवन नंबर, बी होता ऑड नंबर, तो इवन और ऑड में कोई नंबर दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्या बोलो? हाँ, तो फिर ये पार्ट नहीं है वहां पे। इसका मतलब ये दोनों जो सर्कल बोल सकते हो, ये दोनों अलग अलग सेपरेटेड है। कई बार आते हैं चीजें कॉमन, तो आती हैं तो आंसर भी आ जाता है, मतलब वो डिफाइन हो जाता है, कहने का ये है। सो दिस इज कंपाउंड इवेंट। इसको वर्डिंग्स में भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज वेल एज, B. या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड B. बी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या लग रहा है इस वर्ड को देख के? इक्वल लाइकली 50% होने का ना होने का Yes. पॉसिबिलिटी सेम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, 50% नहीं है। हाँ, मतलब सपोज करो काफी सारे इवेंट्स हैं लेकिन उन सबके चांसेस इक्वल है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे कि सपोज करो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एक डाइस को थ्रो करने पे अवेलेबल आउटकम्स। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन है दिस की प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 वाले नंबर्स, तो उनका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 2, देन ऑल्सो आंसर 1/3। तो 1/3 50% नहीं होता, हाँ, लेकिन इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, यानी कि दोनों के चांसेस इक्वल हैं। तो जिनके चांसेस इक्वल होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं इक्वली लाइकली। सिंपल डेफिनेशन। यानी PA is equal to PB, need not to be 50%। सेवंथ पॉइंट, ये समझना थोड़ा ना, ये इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है। दिस इज लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और वी कैन से डिसजॉइंट, और वी कैन से इनकम्पेटिबल।
इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट या फिर इनकम्पेटेबल। कंपेटेबिलिटी क्या होता है, दो लोगों में जब बनती है आपस में तो उसको कंपेटेबिलिटी बोलते हैं, नहीं बनती है तो उसको बोलते हैं कि यार वो लोग इनकम्पेटेबल है। मतलब दो लोग साथ रह नहीं पा रहे हैं, साथ नहीं रह पा रहे हैं इसका मतलब दोनों के साथ में होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन जीरो है। क्लियर? हाँ। कंपेटेबल का मतलब ये होता है कि भाई दो दोस्त तभी बनते हैं जब वो कुछ तो कंपेटेबिलिटी बैठता है उनके अंदर, मतलब कुछ तो उनके थॉट्स मिलते हैं ना, ठीक है तभी। इनकम्पेटेबल का मतलब थॉट्स मिल नहीं रहे, थॉट्स नहीं मिल रहे मतलब वो साथ में कभी मिलेंगे नहीं, यानी इंटरसेक्शन जीरो। सो बेसिकली इनके अंदर ये जो कॉमन पार्ट होता है ना ये नहीं होता है, दोनों सेपरेट होते हैं बिल्कुल। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट भी बोल सकते हो, इनकम्पेटेबल भी बोल सकते हो। क्लियर? हाँ। अच्छा एक हाँ। पॉइंट और जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ है, मतलब बेसिकली सी ये म्यूचुअल फ्रेंड हो गया ना ए और बी का, तो ए एंड बी म्यूचुअली Exclusive. एक्सक्लूसिव ओके है, ए एंड सी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बी एंड सी ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये क्लियर? तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ए बी सी तीनों को एक साथ काउंट कर रहे हैं अभी, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बेसिकली ए बी सी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए ए और बी सेपरेट होना चाहिए, बी और सी भी सेपरेट होना चाहिए, ए और सी भी सेपरेट होना चाहिए। डन? हाँ। हाँ तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर एन इवेंट्स टू बी mutually exclusive, we have to check जितने भी 2 पेयर्स पॉसिबल हैं वो सब। तो कितने पॉसिबिलिटीज चेक करने पड़ेंगे बोलो? एन सी, हाँ 2 NC2 पॉसिबिलिटीज बोल सकते हो या फिर NC2 पेयर्स। pairs. ए भी चेक करना पड़ेगा, BC चेक करना पड़ेगा, AC भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एग्जॉस्टिव सिस्टम। ये भी समझ लो, ये भी सिंपल सा ही पॉइंट है और ये थोड़ा यूज होता है क्वेश्चंस में। एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स, एग्जॉस्टिव सिस्टम का मीनिंग ये होता है जैसे कि सपोज करो रैंडम एक्सपेरिमेंट है दिस, throwing a dice, event A even number, event B odd number। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये दोनों इवेंट मिलके इस पूरे रैंडम एक्सपेरिमेंट को ऑक्यूपाई करने वाले हैं। मतलब इन दोनों को आप इंटरसेक्शन ही निकलना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं आएगा, बेसिकली आपको यूनियन काउंट करना है। तो इन दोनों इवेंट्स का यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब ये होता है इसके इवेंट्स भी यूज करने हैं, इसके इवेंट्स भी यूज करने हैं, हाँ जो सेम इवेंट्स है वो डबल वर्कआउट नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको 2 4 6, इसके अकॉर्डिंग मिल गया कितना 1 2 3, तो टोटल 6 एलिमेंट्स मिल गए, यानी कि 6/6 कितना हो गया बोलो? 1। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव सिस्टम। मतलब जितने भी आउटकम्स पॉसिबल होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर वो सब कवर हो जाना चाहिए। बेसिकली सपोज करो ये पूरा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था और इसके अंदर कोई भी 2 इवेंट है ए एंड बी, तो सपोज करो आप ऐसा कुछ बनाते हो, तब तो इतना सारा पोर्शन ए और बी दोनों में नहीं आ रहा है, ये समझ रहे हो?
हाँ हाँ, A and B are not exhaustive here. But in this example, ये पूरा सैंपल स्पेस ही कवर कर लेते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कवर कर लेते हैं। लाइक सपोज करो ऐसे कुछ हो गया, दिस ए, और यहां से निकलता हूं, दिस बी, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आने वाला है? 1. 1। ये पोर्शन कॉमन है, डबल काउंट नहीं करते हैं इसको, ठीक है। जैसे ए के अंदर इवेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बी में सपोज करो आउटकम्स हैं 3 4 6 7, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 3 4 और ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7. करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1, डेफिनेटली एक्सहॉस्टिव सिस्टम। एक पॉइंट और तुम्हें यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन जीरो, सो ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली Exclusive. एक्सक्लूसिव। सपोज करो डायग्राम होता लाइक दिस, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 0 एक्सहॉस्टिव सिस्टम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर? हाँ बस इतना ही होते हैं डेफिनेशंस, और कोई डेफिनेशन नहीं है इसके अंदर। जैसे एग्जांपल से और समझ लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6, डिफरेंट इवेंट्स डिफाइन करते हैं। लेट्स से E1 है प्राइम नंबर, E2 कंपोजिट नंबर, E3 इवन नंबर, E4 नंबर लेस देन इक्वल टू 4। ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट 1, E1 and E2 are mutually exclusive. True. True. बिल्कुल ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, कभी कोई चीज कॉमन नहीं आती इनमें। E1 and E2 are exhaustive system. True. आराम सोच के बोलो, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, आराम सोच के बोलो। False. क्या प्रॉब्लम है? हाँ 1. 4 और 6 में 1 नहीं आएगा बेटे, 1 नहीं आएगा, 1. 1 दोनों में नहीं आएगा। बाकी प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में आ गया आपका 3 और 5, ठीक है। इवन नंबर में आ गया है 2, सॉरी कंपोजिट नंबर में आ गया है क्या? अच्छा 2 भी नहीं आएगा इसमें, कंपोजिट नंबर में 2 भी नहीं आएगा, प्राइम नंबर में 2 आएगा। लेकिन कंपोजिट नंबर 4 एंड 6 even number 2 4 6, number less than equal to 4 1 2 3 and 4,
E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, करेक्ट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यहाँ पे. सेकंड वन इज E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव सिस्टम. एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि जब आप यूनियन करते हो तो आंसर आना चाहिए 1, मतलब सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए. नहीं हो रहा है यहाँ पे, रिमेनिंग है जस्ट 1. 1. थर्ड E1 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. false, फोर्थ वन, False. same pattern, E1 and E3 are exhaustive system. ये बोलो. False. false, This false और ये तो definitely false. Fifth point, E1, E2 and E3 are exhaustive system. E1, E2, E3. False. E1, E2, E3. Again इन सब में common है, sorry, missing है 1, तो ये भी false है. Sixth point, E1, E2, E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. आपको ऑल थ्री पेयर चेक करने पड़ेंगे. E1, E2, E2, E3, E1, E3 तीनों पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आने चाहिए. false, करो सारे आंसर करो. seven true, 8 false, तो E1, E2, E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो E1, E2 में नथिंग इज कॉमन, E1, E3 में कॉमन है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स. E1, E2, E3, E4 एग्जॉस्टिव सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6 करेक्ट स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. डन. बाकी सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं. बोलो कोई डाउट है तो बताओ. नहीं sir. नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट्स पे मूव कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे ना. डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. M events in favor of A, N events in against of A. So probability of A ये होता है फेवरेबल आउटकम्स, या इसको आउटकम्स बोल देते हैं तो ठीक है, क्योंकि इवेंट तो हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली. So probability of A is favorable outcomes 1. upon. total Total outcomes, बहुत ही outcomes. सिंपल सा डेफिनेशन है, बस इतना ही डेफिनेशन है. Favorable outcomes upon total outcomes. So favorable outcomes are M, M.
टोटल आउटकम्स M plus N. plus n. M m plus प्लस N. n। हाँ, मतलब एक के फेवर में है m, एक के अगेंस्ट में है n। ऐसा नहीं होता कि p आउटकम्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं कि वो एक के फेवर में है कि अगेंस्ट में है ना, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना भाई। m आउटकम्स तो फेवर में हो गए, n आउटकम्स अगेंस्ट में हो गए। न्यूट्रल आउटकम्स जैसा कुछ नहीं होता है कि p आउटकम्स को तो पता ही नहीं है कि वो फेवर में है या अगेंस्ट में है, ऐसा नहीं होता है। हाँ। p a बार, p a बार का मतलब हो गया अनफेवरेबल अपॉन टोटल। So its answer is n upon M plus N. m plus n। ये भी बोल सकते थे कि p a bar is equal to 1 minus M plus N. p of a। P. सेम आंसर आता है इससे भी, m plus n डिवाइड एंड m plus n minus m यानी कि n। क्लियर? हाँ। हाँ. ये तो ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट है ही कि p a plus p a bar is equal to, 1. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक पॉइंट और, बेसिकली टर्म होता है, टर्म है लाइक दिस, odds in favor of a is m ratio n। odds in favor of a in m ratio n। ये जो odds है ना, ये बेसिकली एक रेशो को शो करता है। इसका मीनिंग ये है कि जो एक का फेवरेबल रेशो बोल सकते हो आप इसे, फेवरेबल रेशो ऑफ ए इज m अपॉन n, m रेशो n। इसका मीनिंग ये है कि ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स है ये फेवर में है, ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स है ये अगेंस्ट में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा बोलो? m अपॉन M plus m N. प्लस n। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि फेवरेबल रेशो या फिर odds in favor of A is 3:5, then find out the probability of A। आंसर 3 by 3 8. upon 8. हाँ, बस इतना सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं। एक ये होता है odds in against of A। सपोज करो ये हो गया P रेशो Q, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि अगेंस्ट रेशो बोल देते हैं। इसका मतलब ये है अगेंस्ट और ये है इन फेवर। सो अगेंस्ट रेशियो ऑफ ए P अपॉन Q, ये शो करता है बेसिकली अगेंस्ट अपॉन इन, जो फेवर है वो। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, देन आंसर। Q upon P plus P Q. plus Q. इस थोड़ा स्ली मिस्टेक होने का चांसेस है, बाकी और कोई मिस्टेक नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, देन आंसर P upon P plus Q. करेक्ट है। ऑड्स बट जो है ना बेसिकली रेशियो को शो करती है, और कोई पॉइंट नहीं। जैसे क्वेश्चन है दिस, odds in against of A is
3:5, then find probability of non occurrence of any, probability of A, probability of A का मतलब probability of occurrence of A. 5/8. So odds in against 3/5, against का मतलब है ये against है और ये फेवर है, और आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो होता है फेवरेबल अपॉन टोटल. फाइनल आंसर इज 5/8. करेक्ट. Odds in favor of A is 4:7. Then find probability of non-occurrence of A. 7/11. ये क्लियर हो गया ना अच्छे से? हाँ हाँ. क्वेश्चन तो देख, 4:7 है, 7/11. 11. समृद्धि लैग हो रहा है क्या तुम्हारे यहाँ पे? हाँ, थोड़ा सा. पेज चेंज हुआ? हाँ. ओके. अब आते हैं प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस पे ना. अभी तक तो थोड़ा फॉर्मेलिटी चल रहा था, प्रॉपर क्वेश्चंस पे आते हैं. A coin is tossed 3 times. तो ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट. सैंपल स्पेस पता है हम लोगों को ऑलरेडी, वो देखते हैं बाद में क्या यूज है उसका. नाउ फाइंड, ये देखो प्रॉपर्टी ये समझते जाना. प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मैक्सिमम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है. एक एक चीज स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले रिवाइज भी करके आना थोड़ा. स्टार्टिंग में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले कंसेप्ट होते हैं, बाद में इसके खुद के कंसेप्ट होते हैं प्रोबेबिलिटी के. और कंसेप्ट होने को तो बहुत टफ एक्सप्लेनेशन भी होता है उसका, है ना. मैं ट्राई करूंगा चीजों को बहुत सिंपल करने का. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं इसको ना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली 1 हेड. सेकेंड क्वेश्चन मिनिमम 1 हेड. चाहो तो डायरेक्ट बता सकते हो क्या आंसर है. 3/8. बिल्कुल करेक्ट है. एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब हो सकता है कि फर्स्ट बार में हेड आया हो, या फिर सेकंड बार में, या फिर थर्ड बार में. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो है दिस. इसमें कोई डाउट? नहीं. नहीं. सेकंड मिनिमम 1 हेड. तो मिनिमम 1 हेड का एक मतलब तो ये हो गया कि 7. एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली 1 हेड. सॉरी, ये हो गया एग्जैक्टली 1 हेड, या फिर एग्जैक्टली 2 heads. 2 heads. 2 हेड्स, या फिर एग्जैक्टली 3 heads. 3 heads. एक ही इवेंट बचा यहाँ पे दिस. तो इसका आंसर आ गया 7/8. बाकी इतने सारे केसेस काउंट करने का रिक्वायरमेंट था नहीं. वी कैन डू लाइक दिस. 1 माइनस नॉन हेड. नो हेड. तो नो हेड तो फिर क्या? टेल टेल टेल. 1/8. हाँ, इसका एक ही पॉसिबल, ऐसे नहीं कि एक तो ये हो गया कैसे हो गया ना, ऐसे नहीं होता. तो 1/8 आंसर इज 7/8. 7/8. 7/8. बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ये इजी लगता है तो ये कर लो, कोई इशू नहीं है. हाँ, अब इसकी जगह पे सपोज करो, जैसे अभी इसको जस्ट 3 टाइम्स टॉस किया था, 30 टाइम्स टॉस करते हैं, तो फिर तो यार ये काउंट नहीं करना चाहिए, फिर तो यही करना चाहिए.
coin is tossed 30 times. First question, probability of exactly one head. क्या आंसर है बोलो? थर्टी अपॉन 2 to the power 30. ये क्लियर? हाँ समृद्धि का काफी लग हो रहा है इसका। समृद्धि क्वेश्चन आया तुम्हारी स्क्रीन पे, कॉइन इज टॉस 30 टाइम्स। हाँ सर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड दिस। सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम वन हेड। तो मिनिमम वन हेड का मतलब एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली थ्री हेड, एग्जैक्टली फोर हेड, काफी सारे केसेस बनेंगे। इससे अच्छा वन माइनस No head. नो हेड। नो हेड का मतलब हर जगह पे टेल, हर जगह पे टेल का केवल एक ही चांस, मतलब हाँ एक ही चांस, ठीक है। 1/2 to the power। हाँ ये इसका आंसर। मिनिमम टू हेड्स, थर्टी। वन माइनस नो हेड प्लस एग्जैक्टली वन हेड। ये दोनों आंसर्स पता है हम लोग को। वन माइनस नो हेड है दिस, एग्जैक्टली वन हेड है दिस। इसमें ये रहा होता मिनिमम थ्री हेड्स, तो फिर इसमें आप ये भी ऐड करते एग्जैक्टली Two heads. टू हेड्स। टू हेड्स। और इसका आंसर अभी क्लियर नहीं कि हेड कहां पे आने वाला है, तो एक काम करो 30 में से कोई भी टू इस पे सेलेक्ट कर लो और वहां पे क्या रख दो, Head. हेड। हाँ। अब हेड को रखने का तो कोई तरीका होता नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार हेड ऐसे आएगा, एक बार हेड ऐसे आएगा, एक बार हेड ऐसे आएगा। हेड को रखने का तो एक ही तरीका है, जैसे आता है वैसे आ जाएगा कॉइन। ये भी तो 30C1 ही लिखा हुआ है, हाँ हाँ तो ये इसका आंसर है। दिस क्वेश्चन ट्राई करो। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability that summation of both the dice is 8. टोटल आउटकम्स कितने बोलो? इसको फिल करने के कितने मेथड्स हैं? 6। फिल करने के भी कितने मेथड्स हैं? 6। भाई ये हो सकता है ना, यहाँ पे 1 आ रहा हो, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2, फिर 2 1 2 3 4 5 6, 3, फिर भी 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम्स तो क्लियर है कितने? 36। 36। ये चेक कर लो कि कितने केसेस के अंदर इनका समेशन 8 आ रहा होगा। 1 पॉसिबल है क्या? नहीं 2 6
3 5 4 4 5 3 6 2. So answer is by 36. ये इसका आंसर 5/36 करेक्ट है। इसमें डाउट है कोई बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ten dices are thrown simultaneously. Find the probability of sum is equal to 28 28 total outcomes. or 10. 100 नहीं 100 थोड़ी 6 to the power 10 हर किसी को फिल करने के 6 मेथड्स हैं। 6 6 6 6 10 बार प्लस नहीं है वो मल्टीप्लाई होगा तो 6 to the power 10। ओके ऊपर अभी आने वाले हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो यहाँ पे तो नंबर ऑफ डाइसेस कम थे तो इजीली केसेस बन गए। यहाँ पे नंबर ऑफ डाइसेस कितने हैं 10 10। तो ऐसा तो है नहीं कि 10 बना करके फिर सब में अरेंजमेंट करना स्टार्ट करेंगे और समेशन 28। ये आपको लास्ट ईयर परमुटेशन में ही बताया था। बेसिकली हर किसी डाइस का कंट्रीब्यूशन कहां से स्टार्ट होगा 1 से और हाँ। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना पॉसिबल है X पास 6 तक 6। ये फर्स्ट डाइस हो गया। सेकेंड डाइस के लिए सेम और डिफरेंट। सेम same. थर्ड के सेम लिए भी सेम, फोर्थ के लिए भी सेम, सबके लिए सेम। तो बेसिकली पावर 10 में आप फाइंड करते हो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 28 28। थोड़ा रिवाइज करके आना तो तुम्हें ये हो जाएगा लर्न, मतलब फिर से सब आ जाएगा माइंड में। बाकी सिंपल ही है ना, ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे डाइस होते हैं, तुम 2 करोगे ना तो भी ये आंसर आ जाएगा आपका। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, जस्ट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 28 फाइंड करना है इन दिस एक्सप्रेशन। इजीली सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है x टू द पावर 10 10. remaining है this, and this is clearly geometric प्रोग्रेशन summation होता है इसका a first term into 1 minus common ratio to the power नंबर ऑफ टर्म्स upon 1 minus कॉमन रेशियो power 10। एक पॉइंट और, इस कंप्लीट के अंदर x टू द पावर 28 फाइंड करना या फिर इसमें x टू द पावर कितना फाइंड करोगे जस्ट 18। भाई ऑलरेडी 10 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा ना आपको। तो हाँ तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 फाइंड करना है इन दिस। ये क्लियर हो रहा है? हाँ सपोज करो ये x टू द पावर 10 डिवाइड में होता तो फिर इसमें कितना फाइंड करते हैं x का 30 38 ओके अब ये मल्टीप्लाई इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये काफी सिंपल ही है। मैं बता देता हूँ एक बार सॉल्व कर देता हूँ। तो ये है बेसिकली दिस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 इन 1 minus x to the power 6 power 10 and this is 1 minus x to the power -10. -10 इसका आप लिखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन 10c0 1 to the power हेड माइनस टेल। फर्स्ट नंबर के ऊपर आता है हेड माइनस टेल और सेकंड नंबर के ऊपर आता है टेल। टेल। तो ये हो गया जस्ट 10c0। फिर आएगा 10c1 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल यानी कि माइनस x to the power 6। ये क्लियर? हाँ देन 10c2 फर्स्ट नंबर यानी कि 1 के ऊपर 8
माइनस एक्स टू द पावर 6 के ऊपर 2 यानी प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 10c3 1 टू द पावर 10 माइनस 3 माइनस एक्स टू द पावर 6 के ऊपर 3 यानी माइनस एक्स टू द पावर, 18 फिर आएगा 10c4 एक्स टू द पावर 24 4। 18 के लिए 18 से ऊपर जितने भी हैं वो सब यूज होते हैं क्या? नहीं तो बेसिकली जस्ट ये यूज होने वाले हैं। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं क्योंकि पावर -10 है। ये कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद x टू द पावर, 18 this should be multiplied with x to the power, 12 this should be multiplied with x to the power 6 and this multiply with x to the power 0 वो आप फाइंड करोगे इसके अंदर। और याद है किसी को फॉर्मूला ये 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, क्या फॉर्मूला होता है? n प्लस r माइनस 1c, नहीं आया तो अभी देख लो इसको, है ना, n प्लस r माइनस 1c r, n प्लस r माइनस 1c r, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? n प्लस r माइनस 1c, R. दिस बोलो 10 plus 10 plus 8 12 minus 1c 12 दिस बोलो n प्लस r माइनस 1c r, दिस n प्लस r माइनस 1c, 0 फाइनल आंसर। टेन सी 0 वो होता है 1 इंटू दिस नंबर 27c 27c 18, 18 दिस नंबर है -10 इंटू दिस नंबर 21c, 21c 12 10c2 कितना होता है? टेल 2 आंसर हेड इंटू हेड माइनस 1/2 यानी 40 5. 45 5 45 इंटू 15c 15c 6 10c3 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 9 8 7 फैक्टोरियल कैंसिल, दिस इज 6 3 2 3 3 2 4 यानी 1 इंटू 120 ये कितना है ऑलरेडी? 9c 0 0 1 1 अपॉन टोटल केसेस कितने आ रहे थे लास्ट पेज पे? 6 power 10. 6 power 10 ये इसका आंसर। जैसे दिस क्वेश्चन में इसको इस तरीके से फाइंड करें तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब x टू द पावर 6 का क्या होल इस पर, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, वो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर को रिमूव करो, इसमें फाइंड करो एक्स टू द पावर 6 ये क्लियर हो रहा है ना सभी को? हाँ और इसका समेशन a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये हो गया दिस और 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 2। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ये तो चलो होल स्क्वायर ही है ना, तो वैसे ही कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये यूज होगा क्या? नहीं हाँ, 1 will be multiplied with x to the power 6. this 6 should be multiplied with x to the power 0 x to the power 6 फाइंड करते हैं। क्या फॉर्मूला था बोलो? n प्लस plus r minus 1c r नंबर बोलो नंबर बोलो नंबर बोलो, n प्लस 6. 2 plus 6 minus 1c 6 ये हटाता हूँ मैं इसका ना, n प्लस r माइनस 1c 6. r r, तो 6 दिस इज 7c6 और 7c6 कितना होता है?
7. 7. 7 ये हो गया n plus r minus 1 cr tail 0 आंसर 1. 1. फाइनल आंसर 1 into 7 minus 2 into 1 7 minus 2 5. 5. तो वही आता है एग्जैक्ट। कम डाइसेस हैं तो काउंट कर लो, थोड़े ज्यादा है तो ये फिर पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। बाकी चांसेस कम है मेंस तक तो कि इतने सारे डाइस आएंगे। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Ten people are distributed into two groups of 5 people. Find the probability such that two specific people always come in same group. ये ग्रुपिंग थ्योरी से रिलेटेड है, पीएनसी में था ये। किसी को याद है तो बताओ क्या आंसर आएगा, ट्राई करो, अदरवाइज एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ तुम लोग। Ten factorial upon 5 factorial into 5 factorial into 2 factorial. बिल्कुल करेक्ट है। टोटल केसेस देखो वहां पे ऐसा था जैसे n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, या फिर मैं तुम्हें एग्जांपल्स बताता हूँ। 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको सपोज करो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ग्रुप ऑफ 2। ग्रुप का मतलब पैकेट्स बनाना। एक पैकेट में आने वाले हैं 2 लोग, एक पैकेट में लेट्स से 3, एक पैकेट में लेट्स से 5। तो यहाँ पे 2 3 5 डिफरेंट नंबर है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है दिस 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इन 3 ग्रुप्स को आप किसी को आगे देते भी हो, किसी 3 बच्चों को देते हो, तो इनटू फिर एक्स्ट्रा कितना होता है? 5 factorial. 3 factorial. मैं भी सपोज करो ये है कि जो सबसे सबसे जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसको ये वाला मिलने ये मिलने वाला, ये फिक्स है। तो बाकी जो 2 बड़े बच्चे हैं ना वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये तो फिक्स हो गया। तब क्या करोगे? इनटू 2 fact. ठीक है। अभी सपोज करो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको इन ग्रुप ऑफ 2 2 3 3 और कितना बचा? कुछ नहीं है ना, हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगेन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बट बिकॉज ऑफ दे ये 2 नंबर सेम है तो एक्स्ट्रा कितना डिवाइड करते हो? 2 factorial. 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा कितना डिवाइड करते हो? 2 factorial. हाँ, सपोज करो इन पैकेट्स को आगे 4 बच्चों को देना है आपको, तो फिर क्या करोगे? इनटू 4 factorial. 4 फैक्टोरियल। सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ग्रुप ऑफ 3 3 3, तो आंसर 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज सेम नंबर में है, एक्स्ट्रा कितना डिवाइड? 3 factorial. बस इतना सा कंसेप्ट है। टोटल केसेस 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 5 फैक्टोरियल factorial. 5 5 factorial. फैक्टोरियल 2 5 factorial. 5 दो क्वांटिटी सेम नंबर, एक्स्ट्रा दिस डिवाइड। फेवरेबल केसेस क्या करना चाहिए बोलो?
ग्रुपिंग क्या होता है, जैसे सपोज करो 5 लोग हैं ABCD, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे को। ऐसा समझो कि 2 लोग तो जाने वाले हैं बाइक पे, ठीक है, और बाकी 3 लोग कोई कार में जाने वाले हैं। तो पता नहीं ना कि कौन लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं, कौन लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं। इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए AB, यहाँ पे क्या आ जाए, CDE हो सकता है यहाँ पे AC, यहाँ पे BDE AD, फिर यहाँ पे BCE AB AC AD, यहाँ पे AE, यहाँ पे BCD BCD। ऐसे और भी केसेस बनेंगे। सपोज करो BC आ गया, फिर यहाँ पे AD ADE ADE, BC BD, देन यहाँ पे ACE BE, देन यहाँ पे ACD सपोज करो यहाँ पे आ गया CD, फिर यहाँ पे AB ABE E, फिर यहाँ पे A B और D। ठीक है, सपोज करो फाइनली यहाँ पे आ गया D, फिर यहाँ पे ABC इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है। ओके, तो टोटल कितने पैकेट्स बन गए, ये 2 पैकेट नहीं आ रहे, एक ही पैकेट काउंट होगा ना, ये एक ही कॉम्बिनेशन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मिनट काउंट करो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 factorial ये होता है 120, ये होता है 2, ये होता है 6। 120 अपॉन 12 इज 10 10। ये इसका आंसर है। कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो इस तरीके से हो गया ABCD, आपको 2 के पैकेट्स बनाने हैं, 2 के पैकेट्स। सपोज करो यहाँ पे आया AB, फिर यहाँ पे AC AD BC BD, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, CD CD, AB तो यहाँ पे CD, AC तो यहाँ पे BD, AD तो यहाँ पे BC, BC तो AD, BD तो AC, या फिर AB। आपका काम जस्ट पैकेट्स बनाना है। अब तुमको देखो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन तो सेम ही है ना हाँ हाँ भाई। जो पैकेट्स है ना, उन पैकेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही दोनों ही ब्लैक कलर के पॉलीथीन है। तो ये और ये सेम ही है पूरा। इसमें भी एक पॉलीथीन में AB, एक सेकंड पॉलीथीन में CD, यहाँ पे भी 1 पॉलीथीन में AB, सेकंड पॉलीथीन में CD। C तो इसका आंसर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नहीं आता है इसके अकॉर्डिंग, तो ये आएगा 24 अपॉन 4, यानी आंसर 6। एक्चुअल में एक्स्ट्रा कितना डिवाइड कर देते हो आप, 2 2 factorial फैक्टोरियल। हाँ, इन पैकेट्स को आप किसी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कोई भी 2 पीपल है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तब डेफिनेटली डिवाइड में तो 2 फैक्टोरियल होगा ही, वो तो ग्रुप्स की वजह से है, लेकिन इनटू कितना होगा, 2 factorial पता नहीं किसके पास AB वाला पैकेट जाएगा, किसके पास CD वाला पैकेट जाएगा। ये होती है ग्रुपिंग थ्योरी, बाकी कुछ भी नहीं इसमें। कुछ क्वेश्चंस किए थे वो एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। अभी क्वेश्चन है फेवरेबल आउटकम्स। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन नहीं है बेसिकली, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है आपको कि 2 स्पेसिफिक पीपल ऑलवेज कम इन, same group, same group तो ये दोनों लोग ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनका फिक्स है। मतलब तुम बस सोचो क्या करना चाहिए इसमें। सर वो दोनों को एक ही कंसीडर करेंगे और फिर factorial 10 की जगह 9 people करेंगे। बेटा तुम 8 पीपल्स के ग्रुप बनाओ, इन ग्रुप ऑफ 5 एंड 3 3 हाँ, तो जहां पे 3 वाले होंगे ना, वहां पे ये दोनों लोग जाके बैठ जाएंगे। अंडरस्टूड। हाँ हाँ ये हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 factorial। और आपका आंसर आ गया। बट सर वैसे भी हो सकता है ना, मतलब 9 people का ग्रुप वो दोनों को एक ही कंसीडर करेंगे तो। एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ अब बोलो, 9 पीपल का ग्रुप, उन दोनों को एक ही कंसीडर करोगे। हाँ क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें, सोच के बताओ। आगे कितने कितने ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हो बोलो।
2 नहीं, 2 के किस नंबर में डिवाइड करने वाले हो वो बताओ। भाई तुम यही तो बोल रहे हो कि 8 तो थे, ठीक है, उन 2 को तुमने कंसीडर कर लिया, ओके है। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि कितने के ग्रुप्स में डिवाइड करना है वो बताओ। 4 4 5 4 कितने में करना है? 5 and 4. क्या प्रॉब्लम आएगा बोलो? हाँ, वो 5 वो और 2 5 के वाला ग्रुप में 5 डिस्ट्रीब्यूट होने थे। सपोज करो इस 5 में वो 2 वाला पैकेट आ गया, तो एक्चुअल में यहाँ पे कितने लोग हो गए? 6। हाँ, समझ गए? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज लेक्चर में हम लोग बेसिकली वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पीएनसी से रिलेटेड है। फिर बाकी 3 लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी के अपने कॉन्सेप्ट्स, जो कि पीएनसी से जस्ट 5% रिलेटेड होते हैं बस। 95% कंसेप्ट उसमें प्रोबेबिलिटी का होता है, और वो भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, 0 1 2 3 4 a number is made, a number is formed using exactly 4 digits. Find the probability without repetition, without repetition. Find the probability of this number to be divisible by 4. ये क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या, टोटल 5c4 into 4 फैक्टोरियल? कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे? 0 0. इस 0 की जगह पे 5 होता ना, तो 100% तुम 5c4 into 4 फैक्टोरियल कर देते, कोई इशू नहीं है वहां पे। लेकिन अभी 0 भी आ रहा है। इसको फिल करने के कितने मेथड्स हैं? 4 आराम से बताना। अभी इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 4 अगेन 4। सपोज करो 1 यूज हो गया, लेकिन यहाँ पे अब 0 यूज होना स्टार्ट होगा। 5 में से 2 यूज हो चुके हैं। इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 3. 3 इसको फिल करने के मेथड्स 2 सपोज करो रिपीटेशन अलाउड है। इसको फिल करने के मेथड्स 4. 4 इसको फिल करने के मेथड्स 5 5 और इसको भी 5। करेक्ट। तो ये तो हो गया टोटल 16 48 96। फेवर की बात करते हैं। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। क्या कंडीशन होता है? लास्ट के 2 डिजिट्स में फैक्टर है। करेक्ट है। चेक कर लो। अभी 0 1 पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं. नहीं 0 2 0 3 0 4. 4 1 0 1 1 पॉसिबल नहीं है। 1 2 डेफिनेटली पॉसिबल है। 1 3 नॉट पॉसिबल। 1 4 नॉट पॉसिबल। 2 0 पॉसिबल। 2 1 नॉट पॉसिबल। 2 2 तो बनेगा ही नहीं। 2 3 के बाद में फिर आएगा 2 4. 4। 3 0 पॉसिबल नहीं है। 3 1 पॉसिबल नहीं है। 3 2. 2 पॉसिबल है। ओके। 4 0 3 4 पॉसिबल नहीं है। 4 0 पॉसिबल है। 4 1 4 2 4 3 ये तीनों पॉसिबल नहीं है। लास्ट के जो 2 डिजिट्स है ना, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 2 42 नहीं होता। ये नंबर्स बोलो। सिक्स इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स। फिर यहाँ पे तो 0 का प्रॉब्लम था, वो हट गया ना, वो यूज हो चुका है पहले से।
इसके आंसर आएंगे 6, यहाँ पे भी 6, दिस इज ऑल्सो 6। इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 2, 2। 0 का प्रॉब्लम अब भी है, 0 यूज नहीं कर पाओगे, 1 यूज नहीं कर पाओगे, 2 यूज नहीं कर पाओगे, तो 2 आउट ऑफ 5 3 डिजिट्स यूज हो गए हैं। अभी इसको फिल करने के मेथड्स 2, 2, 2, तो ये नंबर्स बनेंगे कितने बोलो? 4, 4, 4, 4 और ये भी 4, तो टोटल फेवरेबल कितने हैं? 30, आंसर 30/96। 30/96 यानी कि 5/16। 16, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, डोमेन 1 2 3, बेसिकली 3 एलिमेंट्स। ये 1 2 3 से तो कोई मतलब ही नहीं। डोमेन 3 एलिमेंट, डोमेन 3 एलिमेंट्स, कोडोमेन 10 एलिमेंट्स। Functions are defined, obviously बात है, from domain to codomain. Find this function, find the probability of this function to be। इसको करते हैं पहले रिवाइज। किसको लर्न है पूरा बोलो? बोलो किसको याद है, जल्दी से बोलो कि कब वन वन फंक्शन बनते हैं, कब ऑन्टो फंक्शन बनते हैं, कितने बनते हैं, वो सारी चीजें। Domain, let's say m elements, codomain, let's say n elements। m लेस देन n में ऑन टू नहीं बनता। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, वर्ड्स में लर्न करने के लिए बोला था। कोडोमेन टू द पावर, डोमेन, कोडोमेन टू द पावर डोमेन, यानी ये हो गया है अभी n टू द पावर n। ठीक है, फिर आते हैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस, लेट्स से m ग्रेट या m लेस देन n ले लेता है ना, यानी कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है। लेट्स से यहाँ पे है 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे है जस्ट 3 एलिमेंट्स। 1 1 पॉसिबल है क्या? 1 1, हाँ 1 1 का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट के मोर देन 1 प्रीमेज नहीं होना चाहिए, तो ये है डेफिनेटली पॉसिबल। ये 1 1 फंक्शन है, साथ में ये मिस हो गया यहाँ पे, तो ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर आपके बनते हैं क्या? 1 1 फंक्शंस, और ये 1 1 फंक्शंस आते हैं ऐसे NCM इनटू, m, हाँ NCM। बेसिकली इन 4 में से जस्ट 3 को ही लोग मिलने वाले हैं, तो इन 4 में से 3 सेलेक्ट कर लो। 5 होते तो 5 में से 3 सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली ये हो गया, मान लेते हैं ये सिलेक्ट हो गई है ना। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 3 लोगों को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के मेथड्स इनटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर? हाँ तो ये है 1 1, फिर आता है मैनी 1। मैनी 1 तो सिंपल है, टोटल माइनस 1 1, 1 1। ऑनटू 0
इनटू total, टोटल माइनस ऑन टू, वो टोटल के इक्वल आ जाएगा। केस 2, m लेस देन n, सॉरी m ग्रेटर देन n, यानी डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मोर देन एलिमेंट्स इन कोडोमेन। अभी ट्राई करते हैं 1 1 क्रिएट करने का, तो ये हो गया 1 1, ये भी 1 1, ये भी 1 1, आप इसको मिस नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। और जैसे इसे भी ट्राई करोगे तो ये क्या हो गया अभी, many one, मैंने तो डोमेन में एलिमेंट ज्यादा होते हैं तो फिर 1 1 नहीं बनते हैं। बना के देख लिया करो, अपने आप समझ में आता है। 1 1 है 0, मैनी 1, total, टोटल, टोटल था कोडोमेन टू द पावर domain, डोमेन, फिर आता है ऑन टू, और फिर आता है क्या, into, इनटू। याद है बताया था ऑन टू ओ यानी कि 0, मतलब हाँ। 0 से स्टार्टिंग होता है। NC0, हाँ, इनटू आई फॉर यूनिटी यानी कि 1 से स्टार्टिंग होता है। ओके, सो ऑन टू विल बी दिस nc1 n माइनस 1 टू द पावर डोमेन, याद है, सॉरी हाँ करेक्ट है, nc0 से स्टार्ट होगा, nc0 n माइनस 0 टू द पावर डोमेन, वेयर n इज ये कोडोमेन वाला है, then minus nc1 n minus 1 to the power domain nc2 n minus 2 to the power domain plus minus into starting with NC1, n minus 1 to the power domain nc2 n minus 2 to the power domain nc3 n minus 3 to the power domain, again plus minus। बाकी आप टोटल में से ये ऑन्टो माइनस करते हो तो ये एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि ये n टू द पावर m ही है। और केस 3 होता है, बोलो M equal to N, m इज इक्वल टू n, और वहां पे बनते हैं आपके बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एज वेल एज, ऑन on 2, हाँ, और वो कितने बनते हैं बोलो, n फैक्टोरियल, factorial, हाँ n फैक्टोरियल। वन वन इज इक्वल टू ऑन टू इज इक्वल टू बाइजेक्टिव, एंड दीज आर, N factorial, हाँ करेक्ट है। बाकी मैनी वन जितने भी हैं दे ऑल आर इनटू, एंड दे आर टोटल माइनस, N factorial, टोटल है n टू द पावर n। इसका लैंग्वेज ऐसे आता है, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स टू 5 एलिमेंट्स, या फिर सेट ए के अंदर है 5 एलिमेंट्स तो अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। समझ गए। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन टू बी, फर्स्ट क्वेश्चन 1 1, सेकंड क्वेश्चन ऑन टू। बताओ क्या आंसर है। वन वन 10c 3, into 3 factorial upon total co-domain to the power domain 10 to the power 3, correct है। on to 0,
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन कोडोमेन। यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं, ध्यान रखना। 4 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू बी 1 1। कितना आंसर? 0. क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई करो। टोटल 81. 81. कोडोमेन टू द पावर डोमेन एंड न्यूमरेटर ऑन टू ओ, यानी कि 0 0 से स्टार्टिंग। एक्सप्रेशन बताना है जस्ट। 3c 0. 0. 3 minus 0 to the power domain minus 3c1 3 minus 1 to the power domain minus plus minus होता है। 3c2 3 minus 2 to the power domain minus 3c3 3 minus 3 to the power domain। आगे कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 0 आने वाला है। तो डिवाइड में आ गया 81 एंड न्यूमरेटर 40. 14 36. 3c01 3 to the power 4 is 81, 3 और ये है 2 to the power 4 16 into 3 यानी कि 48 और 3 84 minus 48 is 36 और ये कैंसिल हो गया विद 9 यानी कि 4 अपॉन 9. करेक्ट। This question, set A having 5 elements, functions are defined from set A to set A. Find the probability that this function should be a bijective. Just answer बताओ within one step. Total 5 to the power But 5. and numerator. 5 factorial. Correct. बिल्कुल सही है। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क को देता हूँ, करके आना और ये जरूर करके आना, ठीक है। वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटली का पुत्र किसे बोलते हैं? पाटलिपुत्र, ठीक है। सो
words are formed using letters या alphabets of the given word. अब इसमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि रिपीटेशन है विदाउट रिपीटेशन, जितने भी इसमें लेटर्स है सबका यूज कर रहे हैं हम लोग, और एग्जैक्ट उतनी बार जो है, जैसे ए यहाँ पे 2 बार यूज होगा, टी 1-2 बार यूज होगा, समझ गए ना? तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स का वर्ड बनने वाला है यूजिंग दीज लेटर्स. ओके, सो वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. such that first question, starting with vowel. Second, starting and ending with vowel. एंड और में डिफरेंस होता है, समझते हो ना? हाँ. ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. थर्ड, स्टार्टिंग और एंडिंग विद वॉवेल. स्टार्टिंग और एंडिंग का मीनिंग ये है, स्टार्टिंग ये वॉवेल से होगा, एंडिंग कॉन्सोनेंट पे है तो भी ओके है. एंडिंग पे वॉवेल है, स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है तो भी ओके है. स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में वॉवेल है तो भी ओके है. एंड का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्टली स्टार्टिंग और एंड दोनों में वॉवेल ही होना चाहिए. सो थर्ड क्वेश्चन इज स्टार्टिंग और एंडिंग विद वॉवेल. फोर्थ क्वेश्चन, all vowels are together. Fifth question, no two vowels are together. Basically सारे vowels separate. Sixth question, two P's, two P together या both P together but both T separate. ये क्वेश्चन होमवर्क में है, करके आओगे और जरूर ट्राई करके आना है, ठीक है? So इसके लिए एक second बार or third question same सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ही होगा. नहीं, सेम नहीं है ना बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ. ये एंड है, ये और है. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, हाँ और का मतलब होता है यूनियन. यानी यहाँ पे तो एंड और स्टार्ट दोनों में, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में वावल का आना कंपलसरी है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 ये और है. और का मतलब स्टार्टिंग में वावल आएगा, लास्ट में नहीं आएगा तो भी ओके है. स्टार्टिंग में नहीं आया, लास्ट में आया तो भी ओके है. स्टार्टिंग लास्ट दोनों में आया तो भी ओके है. तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना है आपको, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, ठीक है? पीएनसी रिवाइज करके आना. तो ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा वहां पे. जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स बनेंगे दे आर 10 फैक्टोरियल अपॉन, दो पी सेम है तो 2 फैक्टोरियल, दो टी सेम है तो 2 फैक्टोरियल, दोबारा से ए से ए भी दो ही है ना, फिर तो दोबारा से 2 फैक्टोरियल. बेसिकली ऐसे होता है, जैसे सपोज करो लेटर्स अवेलेबल है ये ए बी 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 सी सी और डी. टोटल हो गए 4 + 3 7 + 3 10. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. सारे अलग होते तो फिर 10 फैक्टोरियल. सपोज करो ऐसा होता सी सी डी डी ई, तो फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, और फिर 1 फैक्टोरियल. हाँ, ऐसा नहीं है ग्रुपिंग के जैसा कि 2 फैक्टोरियल आ गया तो एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल करोगे, वो तो ग्रुपिंग में ही होता है, यहाँ पे नहीं होता है. कि रिवाइज करके आना और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना. ऐसा कोई स्पेशल कंसेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है? करके आओ.
सर संडे की टेस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। संडे के टेस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन तक आएगा। हाँ, डेफिनेट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो एरिया हाँ मतलब वो तो आएगा ही, वो तो एरिया तो डेफिनेट का ही पार्ट होता है ना। बिल्कुल, बेसिकली ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस डिफरेंशियल, 5 क्वेश्चंस एरिया और 15 क्वेश्चंस डेफिनेट। डेफिनेट को मैं तुम्हें फिर से पढ़ा दूंगा वो फिजिक्स वाले ग्रुप पे मैसेज करके, ठीक है? हाँ सर। ओके बेटा, ठीक है, चलो मिलते हैं। कोई डाउट वगैरह है तो मेरे को बताना, अपन डिस्कस कर ही लेंगे, उसमें कोई इशू। ओके हाँ सर, बाय। ओके। Bye, sir.